औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद आप खैरियत से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा ये जो ऑनलाइन सीरीज़ का फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है, और फर्स्ट 3 डेज़ जो हैं वो हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म उसको स्टडी करेंगे, और लास्ट 3 डेज़ जो है हम मॉडर्न फिज़िक्स जो है उसे स्टडी करेंगे। तो लेक्चर नंबर 1 EMT2। तो हमने जो है वो इंडक्टेंस वाला चैप्टर जो है उसको स्टार्ट किया हुआ है, और उस चैप्टर के अंदर हमने लास्ट टाइम जो है सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है उनको शायद स्टडी किया था, ठीक है। तो आज हमने जो है ये एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड मैंने करवा दिया होगा कि करवाना है अभी? एनर्जी ने स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड करवा दिया हुआ है। अच्छा, वर्क डन निकाला था, आगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट करना था, ठीक है। हाँ, हम इसको करते हैं शुरू, इसको आगे से। तो एनर्जी स्टोर्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, ये आपने माइक बंद कर दें, ठीक है, इसकी वजह से डिस्टर्बेंस आ रही है, माइक्स जो हैं उनको बंद कर दें। तो लास्ट टाइम हमने एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके अंदर जो एक्सप्रेशन कैलकुलेट किया था, हमने इंडक्टेंस और करंट की फॉर्म में निकाला था। वो हमने निकाला था W1/2 Li²। ये हमने एक्सप्रेशन जो है वो कैलकुलेट किया था। तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन वर्क डन या एनर्जी जो है वो इंडक्टेंस और करंट के प्रोडक्ट, करंट के स्क्वायर के प्रोडक्ट के बराबर है, ठीक है। इसी एक्सप्रेशन को हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। यानी कि ये जो वर्क डन या एनर्जी का एक्सप्रेशन है इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में लेके हमने जाना है। तो हमारे पास यहाँ पर वर्क डन किस वजह से आ रहा है? वर्क डन जो है ये हमारे पास बैटरी की वजह से है, ठीक है। वर्क डन, ये बैटरी वर्क डन कर रही है चार्जेस के ऊपर। यानी कि बैटरी का काम क्या है कि बैटरी चार्जेस को सर्किट के अंदर मूव करवा रही है। तो इसका मतलब है कि बैटरी वर्क डन कर रही है, और ये वर्क डन होने की वजह से जो एनर्जी है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्टोर हो रही है। और वो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आ रहा है? वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कॉइल जो है उसको प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। तो it is the work done by battery, ठीक है जी, which is stored in a magnetic field, जो कि मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर हो रहा है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्टोर हो रहा है, which is produced by a coil, जो कॉइल की वजह से पैदा हो रहा है। तो इसका मतलब है कि एनर्जी जो है इस इंडक्टेंस के केस में वो एनर्जी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्टोर हो रही है, और वो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आ रहा है? वो कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो जो एनर्जी है जब ये स्पेस के अंदर ट्रेवल करती है, जब कोई फील्ड इस्टेब्लिश होता है, तो
हमारे पास जो है वहां पर जो इंडक्टेंस है क्वाइल की, ठीक है, यानी कि जब एनर्जी का ट्रैवल, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जब स्पेस के अंदर ट्रैवल कर रहा है तो इसका मतलब है कि एनर्जी ही ट्रैवल कर रही है, ठीक है, यानी कि स्पेस फील्ड के ट्रैवल करने का मतलब यह है कि एनर्जी, जिस जगह पर फील्ड होगा वहां पर एनर्जी होगी। इसका मतलब है कि स्पेस के अंदर आपके पास जिस जगह पर फील्ड है वहां पर आपके पास एनर्जी जो है वो मौजूद है। तो इस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो टॉयराइडल क्वाइल है उसकी जो इंडक्टेंस है वो किसके बराबर है, वो म्यू नॉट एम स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 2 पाई आर के बराबर। ये टॉरॉइडल क्वाइल है, ये इसकी एनर्जी है, ये इसकी इंडक्टेंस है, ठीक है। तो हमारे पास जो एनर्जी है यू ई या डब्ल्यू, दैट इज इक्वल टू 1/2 एल आई स्क्वायर। तो यहां पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, 1/2 म्यू नॉट एम स्क्वायर ए ओवर 2 पाई आर, ठीक है, ये आ जाएगी, और साथ में आई स्क्वायर। इसको मैं राइट डाउन कर सकता हूं कि u इज इक्वल टू 1/2 म्यू नॉट एम स्क्वायर ए आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। तो ये जो इक्वेशन थी हमारे पास w 1/2 एल आई स्क्वायर, इसको 1 कह लें, और ये जो इक्वेशन है इसको 2 जो है वो आप कह लें। तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है टॉयराइड से, ठीक है, वो कितना है, बी म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, और यहां पर n नंबर ऑफ हमारे पास टर्म्स है, ठीक है। तो अब ये वैल्यू जो है इसको कह लेंगे इक्वेशन नंबर 3 है, ये वाली हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है। तो ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, इस इक्वेशन नंबर 3 को आप सब्स्टिट्यूट करें 2 पाई आर ए, ठीक है, एरिया जो है यहां पर हमारे पास 2 पाई आर ए, जहां पर ए जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो हमारे पास यहां पर ये जो इक्वेशन आ रही है, ये देखें आप, म्यू नॉट एन आई ओवर 2 पाई आर, इसमें से अगर हम एन आई की वैल्यू निकाल लें और इधर इस इक्वेशन नंबर 2 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें, ठीक है, एन आई इज इक्वल टू बी इंटू म्यू नॉट एन आई बी इंटू 2 पाई आर, ये आ जाएगा। और हम यहां से एन आई की वैल्यू निकालें तो b इंटू 2 पाई आर ओवर म्यू नॉट, ये चीज आ जाएगी, ठीक है। तो अब ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसके अंदर देखें ये एन आई का स्क्वायर है, ठीक है। तो एन आई का, इसका एन आई का स्क्वायर ले लें, इसका जब स्क्वायर लेंगे तो एम स्क्वायर आई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर ओवर म्यू नॉट का स्क्वायर, ये चीज जो है ये हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। अब ये एन आई स्क्वायर की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करें आप, तो u हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 म्यू नॉट ए मल्टीप्लाई बाई बी स्क्वायर
4 पाई स्क्वेयर आर स्क्वेयर डिवाइड बाई म्यू नॉट स्क्वेयर इनटू 2 पाई आर। ये चीज जो है ये हमारे पास बन जाएगी। ठीक है, अब आप देखें कि यहां पर ये म्यू नॉट से एक दफा कैंसिल होगा, ये 2 पाई आर इसके साथ एक दफा कैंसिल हो जाएगा, तो यू मेरे पास आ जाएगा 1/2 बी स्क्वेयर ए इंटू 2 पाई आर ओवर 2 म्यू नॉट। ये इक्वेशन मेरे पास बन जाएगी। अब ए जो है ये एरिया ऑफ द क्वाइल है, ठीक है, और 2 पाई आर उस टॉरॉयडल क्वाइल की लेंथ है, यानी कि एरिया इंटू 2 पाई आर, ये क्या बन गया, ये हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि ए इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू वॉल्यूम। ठीक है, तो यू मेरे पास बी स्क्वेयर ओवर 2 म्यू नॉट इंटू वॉल्यूम, तो यू ओवर वी बी स्क्वेयर ओवर 2 म्यू नॉट, तो यू ओवर वी क्या है, ये एनर्जी डेंसिटी स्मॉल यू है। ये मेरे पास एनर्जी डेंसिटी है, तो हम इसको लिखेंगे कि स्मॉल यू बी स्क्वेयर ओवर 2 म्यू नॉट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। तो अब जो एनर्जी स्टोर हो रही है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, हमने मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में उसको कैलकुलेट कर लिया। तो आप देखें कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन ये था और दूसरा एक्सप्रेशन हमारे पास ये आ गया। तो इस एक्सप्रेशन से क्लियरली ये पता चल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के ऊपर मैग्नेटिक एनर्जी डिपेंड कर रही है। जितनी ज्यादा आप मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है उसको इंक्रीज करेंगे, उतनी ज्यादा मैग्नेटिक एनर्जी जो है वो भी इंक्रीज होगा। तो अगर हमारे पास दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्पेस के अंदर प्रेजेंट हो, तो जो हमारी एनर्जी होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की, यानी कि दोनों इलेक्ट्रिक भी हो और मैग्नेटिक भी हो, तो फिर हमारे पास जो एनर्जी है वो क्या होगी, स्पेस के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की। जाहिर बात उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कंपोनेंट आएगा और उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का भी कंपोनेंट जो है वो आएगा। तो हम उसको लिखेंगे कि U 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर 2 म्यू नॉट। ये हमारे पास टोटल एनर्जी डेंसिटी होगी। अगर इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई डॉट ई प्लस बी डॉट बी 2 म्यू नॉट। और अगर मीडियम आ जाए तो इन केस ऑफ मीडियम और डाइलेक्ट्रिक, अगर मीडियम या डाइलेक्ट्रिक का केस आ जाए तो 1/2 डी डॉट ई, इसमें ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और एच डॉट बी डी इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और एच जो है ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो ये हमारे पास इन केस ऑफ मीडियम जो है ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है एनर्जी जो है वो निकल आई है मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। ठीक है, जो एनर्जी स्टोर होती है किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, यानी कि जब आप कोई इंडक्टर किसी सर्किट में लगा देते हैं और वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करती है, तो जब इलेक्ट्रिक करंट
फ्लो करती है, तो उसकी वजह से जो एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्टोर होती है, हमने उनके एक्सप्रेशन जो है वो निकाल कर देख ली। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रांजिएंट्स। हमने समझा कि ट्रांजिएंट्स जो है ये क्या होते हैं। ट्रांजिएंट्स, तो हमारे पास किसी भी सिस्टम के अंदर कोई भी जो सिस्टम होता है, कोई भी जो सर्किट होता है, उसके अंदर वेरिएशन होती हैं करंट और वोल्टेज के अंदर, ठीक है, जो कि रैपिडली चेंज होती हैं किसी स्टेडी स्टेट से किसी और स्टेट में। ठीक है, जब हम किसी स्टेडी अल्टरनेटिंग ईएमएफ को स्विच ऑन करते हैं या स्विच ऑफ करते हैं, ठीक है, यानी कि आप ईएमएफ जब देते हैं और ईएमएफ को आप जब बंद करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आप प्रोवाइड करते हैं या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है जब आप उसको बंद करते हैं, तो उन सूरतों में क्या होता है कि हमारे पास जो वोल्टेज और करंट है, ठीक है, जो वोल्टेज और करंट है, ठीक है, वोल्टेज और करंट जो है उसके अंदर वेरिएशंस आती हैं, यानी कि उनकी वैल्यूज जो हैं वोल्टेज और करंट की वो स्टेडी नहीं रहती जब आप ईएमएफ को स्विच ऑन या ऑफ करते हैं। तो ये वेरिएशन जो है करंट या वोल्टेज में ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती हैं और इनको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिएंट्स। दीज वेरिएशंस इन करंट और वोल्टेज ऑफ वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल, ठीक है, ये बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए होती हैं, ठीक है, एंड आर नोन एज ट्रांजिएंट्स, और इनको जो है हम ट्रांजिएंट्स का नाम जो है देते हैं। यानी कि जो करंट और वोल्टेज के अंदर वेरिएशन आ रही होती है, करंट और वोल्टेज में जो वेरिएशन आ रही होती है उसको हम ट्रांजिएंट्स का नाम देते हैं। यानी कि जो चेंज आ रही है, कब चेंज आएगी, जब आप ईएमएफ प्रोवाइड करेंगे या ईएमएफ बंद। जारी बात है, आप जब ईएमएफ देंगे तो करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगी, और जब आप ईएमएफ को स्टॉप करेंगे तो करंट फ्लो करना स्टॉप कर देगी। तो क्या है ये आप वेरिएशंस ला रहे हैं शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए वोल्टेज और करंट में, और ये जो शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए वोल्टेज और करंट के अंदर वेरिएशंस आ रही हैं इनको हम ट्रांजिएंट्स का नाम देते हैं। ठीक है, तो ट्रांजिएंट्स जो हैं ये डिपेंड करते हैं सर्किट कंपोनेंट्स के ऊपर, ठीक है, यानी कि सर्किट के अंदर जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। ट्रांजिएंट्स डिपेंड्स अपॉन सर्किट कंपोनेंट्स। अब सर्किट के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? सर्किट के अंदर हमारे पास रेजिस्टेंस भी होती है, सर्किट में हमारे पास कैपेसिटर भी होता है, सर्किट में हमारे पास इंडक्टर भी होता है। तो इसका मतलब है कि ये जो वेरिएशंस आ रही हैं शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए, ठीक है, ये इन कंपोनेंट्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। और ये कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? रेजिस्टेंस नंबर 1, रेजिस्टेंस नंबर 2 इंडक्टर, और नंबर 3 कैपेसिटर। ये हमारे पास 3 कंपोनेंट्स हैं। तो इसका मतलब है कि ट्रांजिएंट्स जो हैं, यानी कि जो वेरिएशंस हैं, अगर सर्किट के अंदर करंट और वोल्टेज में वेरिएशंस आ रही हैं
तो वो करंट और वोल्टेज में वेरिएशंस के रिस्पॉन्सिबल जो है वो उस सर्किट के अंदर मौजूद कंपोनेंट्स हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टर या कैपेसिटर। क्योंकि रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर इनकी भी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, इनकी सेम प्रॉपर्टीज नहीं होती, इनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं और इनके अंदर से जब करंट पास करती है तो उसका बिहेवियर भी डिफरेंट होता है, मुख्तलिफ होता है। इसलिए ट्रांजिएंट्स जो हैं वो इनके ऊपर डिपेंड जो है वो करते हैं, इन कंपोनेंट्स के ऊपर। तो ये जो कंपोनेंट्स हैं इनको हम आइडियल तस्वर करते हैं। हम कहते हैं कि ये कंपोनेंट्स जो हैं ये आइडियल है, ठीक है, और ये कांस्टेंट है, ठीक है, आइडियल और कांस्टेंट है। तो हमारे पास जो आइडियल रेजिस्टर की इक्वेशन है, वो आइडियल रेजिस्टर की इक्वेशन जो है वो कौन सी है, वो ओहम्स लॉ ही है। कि ओहम लॉ ये कहता है कि अगर V जो है वो IR के बराबर होता है, स्मॉल आई ले लें, तो ये क्या है, ये उस वक्त है ये इक्वेशन जब फिजिकल स्टेट ऑफ सिस्टम रिमेन अनचेंज, यानी कि जब फिजिकल स्टेट जो है सिस्टम की वो अनचेंज रहे। फिजिकल स्टेट सिस्टम के अनचेंज का मतलब है कि उसका टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा। तो जब टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा तो फिर रेजिस्टेंस भी तो चेंज नहीं होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। तो फिर आर जो है ये आइडियल ही हो गया, इस केस के अंदर आर जो है वो आइडियल ही हो गया अगर रेजिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं होगी। इसी तरह हमारे पास जो आइडियल कैपेसिटर है, फॉर आइडियल कैपेसिटर, उसके लिए एक्स सी 1/ω c के बराबर होती है, ठीक है। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और सी जो है ये हमारे पास कैपेसिटेंस है, ठीक है, ये हमारे पास कैपेसिटेंस है, ठीक है जी। तो इसी तरह हमारे पास इंडक्टर के लिए फॉर आइडियल इंडक्टर हमारे पास है ओमेगा एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल। ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी है और एल जो है वो इंडक्टेंस है, ठीक है। तो ये सारी क्या है, ये आइडियल इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस को शो कर रहे हैं। तो जब आइडियल है तो इनका बिहेवियर क्या होगा, कांस्टेंट, यानी कि इनके बिहेवियर के अंदर चेंज जो है वो नहीं आएगी। तो हमारे पास किसी भी इंस्टेंट के ऊपर जो वैल्यू ऑफ करंट है किसी कैपेसिटर, इंडक्टर या रेजिस्टर के अंदर से, वो कितनी होती है, dQ/dt के बराबर होती है। इसको हम लिखते हैं आम जमान में I = Q/T, यानी कि चार्ज पर यूनिट टाइम जब पास कर रहा हो तो करंट होती है। तो हमारे पास जो सोर्सेज होती हैं, यानी कि EMF की जो सोर्स हम यूज़ कर रहे होते हैं या जो बैटरीज हम यूज़ कर रहे होते हैं, हम ये इनमें ये सपोज करते हैं कि जो EMF या बैटरीज हम सोर्सेज यूज़ कर रहे हैं इनकी इंटरनल रेजिस्टेंस, अब ऑब्वियसली कोई बैटरी जो होती है तो उसके अंदर भी तो कोई मटेरियल होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, और वो इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसकी भी कोई रेजिस्टेंस होती है। लेकिन हम इन बैटरीज को जब अज्यूम करते हैं, ठीक है, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि इनकी इंटरनल रेजिस्टेंसेस जो हैं वो निग्लिजिबली स्मॉल हैं, कि जो इंटायर EMF है बैटरी की अक्रॉस द किसी भी सर्टेन कंपोनेंट के या पोटेंशियल डिफरेंस के, उसके अंदर उस रेजिस्टेंस इंटरनल का कोई किरदार नहीं है। तो हम जो ये ट्रांजिएंट करंट्स होती हैं इनको स्टडी करने के लिए या इन ट्रांजिएंट करंट्स को कैलकुलेट करने के लिए हम एक रूल यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं किरचॉफ रूल्स। तो किरचॉफ रूल जो है इसको हमने बड़ी डिटेल के साथ जो है वो EMT1 के अंदर पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो जो कम्प्लेक्स सर्किट्स होते हैं उनको जब हमने सॉल्व करना होता है तो कम्प्लेक्स सर्किट्स को जिसके अंदर एक या दो रेजिस्टेंसेस से ज़्यादा रेजिस्टेंसेस हो
बैटरियां लगी हों तो वहाँ पर हम जो यूज़ करते हैं सर्किट एनालिसिस करने के लिए जो लॉ यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं किरचॉफ रूल। तो ये जो स्मॉल वेरिएशंस करंट और वोल्टेज के अंदर हैं, अब हमने इनको स्टडी करके देखना है। और ग्रोथ ऑफ करंट पहले नंबर पे हमें जो चीज़ स्टडी करनी है वो हमने स्टडी करनी है ग्रोथ ऑफ करंट इन RL सर्किट। आपने प्रीवियसली जो है वो RC सर्किट भी स्टडी किया हुआ है जो EMT1 के अंदर, वहाँ पर हमने ग्रोथ और डिके ऑफ करंट जो है उसको RC सर्किट के अंदर जो है वो स्टडी किया। ठीक है, यहाँ पर हम जो है स्टडी करने लगे हैं ग्रोथ और डिके ऑफ करंट इन RL सीरीज सर्किट। ग्रोथ ऑफ करंट इन RL सीरीज सर्किट। इसके बाद डिके को भी देखेंगे। तो हमारे पास एक RL सीरीज सर्किट है। ठीक है, ये सपोज करें कि ये एक बैटरी लगी हुई है। ठीक है, इसके साथ ये यहाँ पर रेजिस्टेंस और ये यहाँ पर इंडक्टर और ये एक स्विच S1 जो है वो लगा हुआ है। अब ये यहाँ पर रेजिस्टेंस है, हमारे पास एक सर्किट है। ये सर्किट क्या है? ये एक सीरीज सर्किट है। इस सीरीज सर्किट के अंदर एक रेजिस्टेंस इंडक्टर, ठीक है, एक रेजिस्टेंस और इंडक्टर जो है वो सीरीज में लगे हुए हैं। और ये इंडक्टर और रेजिस्टेंस जो सीरीज के अंदर लगे हुए हैं, इनके साथ एक बैटरी हमने लगाई हुई है कि जो कि वोल्टेज V0 दे रही है, और ये एक स्विच S1 जो है वो लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम इस स्विच S1 को इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं तो इस सर्किट के अंदर जो है वो करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। तो हम कहेंगे कि हमारे पास किरचॉफ वोल्टेज रूल जो है उसके मुताबिक V0 VR प्लस VL के बराबर होगा। इस जगह पर वोल्टेज VR, इस जगह पर वोल्टेज VL, और इसको हम लिख सकते हैं VR यहां पर हमारे पास IR के बराबर है और VL हमारे पास L DI ओवर DT के बराबर है। तो हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं V0 इज इक्वल टू IR प्लस L DI ओवर DT। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो हमने कांस्टेंट सोर्स V0 से इसको वोल्टेज जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इनिशियली जो वैल्यू ऑफ करंट थी सर्किट में, किसी टाइम जब हमारे पास स्विच जो था वो ओपन था S1, तो I 0 थी और जो एंटायर वोल्टेज था वो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस इंडक्टर था। ठीक है, तो एट t इज इक्वल टू 0 I 0 था जब स्विच को हमने अभी क्लोज नहीं किया था। तो हमारे पास सारा वोल्टेज ड्रॉप जो था वो अक्रॉस इंडक्टर था, यानी कि V0 L DI ओवर DT, ये हमारे पास वैल्यू थी। और यहां से हम निकाल सकते हैं DI ओवर DT इज इक्वल टू V0 ओवर L। ठीक है, तो कुछ लॉन्ग टाइम के बाद जो करंट है वो अटेन करती है एक स्टडी वैल्यू। ठीक है, यानी कि जो वक्त गुजरता है स्विच क्लोज हो जाता है तो उसके बाद करंट जो है वो एक स्टडी या कांस्टेंट वैल्यू हासिल करना शुरू होती है। तो जब कांस्टेंट वैल्यू लेगी तो फिर ये रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो खत्म हो जाएगा, यानी कि दैट इज इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर आ जाएगा। तो फिर हमारे पास जो है इस इक्वेशन 1 के अंदर जब ये 0 हो जाएगा
तो वी नॉट हमारे पास आई आर के बराबर जो है वो आ जाएगा। और यहाँ से हमारे पास जो है इस आई को अगर मैं कह दूँ आई नॉट, तो वी नॉट आई नॉट आर के बराबर आ जाएगा और आई नॉट वी नॉट ओवर आर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब किया गया है कि आप देखें कि जब करंट जीरो है तो हमारे पास जो है सारा वोल्टेज इसके क्रॉस आ जाएगा। ठीक है, फिर जब करंट स्टेडी वैल्यू लेगी तो वोल्टेज जो है वो हमारा सारा रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है वो आ जाएगा। अब जो ग्रोथ ऑफ करंट है, अगर इसको देखना चाहते हैं, ग्रोथ ऑफ करंट का मतलब है कि करंट इस सर्किट के अंदर से पास कर रहा है। तो जब सर्किट के अंदर से पास कर रहा है तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन है वी नॉट आई आर प्लस एल डी आई ओवर डी टी। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करें, इस इक्वेशन को ग्रोथ ऑफ करंट देखने के लिए कि सर्किट के अंदर कितनी करंट जो है वो ग्रो कर रही है जब आपने स्विच को क्लोज कर दिया, तो देखें आपके वी नॉट आई आर प्लस एल डी आई ओवर डी टी, ये हमारे पास रिलेशन है। तो वी नॉट माइनस आई आर एल डी आई ओवर डी टी, ये चीज आ जाएगी। और यहां से हम लिख सकते हैं कि इसको इस तरफ ले आए तो डी आई वी नॉट माइनस आई आर इसके नीचे चला जाएगा और डी टी ओवर एल, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने जो है ये डी आई ओवर वी नॉट माइनस आई आर 1 ओवर एल डी टी, इसको जो है वो आपने सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम इसको अब सॉल्व जो है वो करते हैं। आप देखें कि इसकी इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी हमें 0 से आई डी आई ओवर वी नॉट माइनस आई आर और 1 ओवर एल 0 से टी। ठीक है ना, पहले करंट 0 थी, टी 0 के ऊपर, फिर उसके बाद एट टी इज इक्वल टू टी जो है वो करंट ने फ्लो करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अब आप देखेंगे यहां पर ये वी नॉट माइनस आई आर है हमारे पास, तो अगर मैंने इसको माइनस आर से मल्टीप्लाई कर दूं, माइनस आर डी आई वी नॉट माइनस आई आर और 1 ओवर एल 0 टू टी डी टी। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है यहाँ से माइनस इस तरफ चला जाएगा और इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगी लॉग ऑफ वी नॉट माइनस आई आर और माइनस एल 1 ओवर एल टी, और ये आर जो है इधर एक जो आर था ये वाला, ये भी इस तरफ चला जाएगा आर ओवर एल टी, ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसके ऊपर आप लिमिट्स लगाएं तो लॉग ऑफ वी नॉट माइनस आई आर माइनस लॉग ऑफ वी नॉट माइनस आर ओवर एल टी के बराबर ये आ जाएगा। ठीक है, और यहां से इस पर लॉग की प्रॉपर्टी लगा दें तो लॉग ऑफ वी नॉट माइनस आई आर ओवर वी नॉट माइनस आर ओवर एल टी, ये चीज आ जाएगा। दोनों तरफ एंटी लॉग ले लें, एंटी लॉग लेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा वी नॉट माइनस आई आर ओवर वी नॉट माइनस आर ओवर एल टी ई की पावर एंटी लॉग। ठीक है, और इधर से ये निकल आएगा मेरे पास वी नॉट माइनस आई आर वी नॉट ई की पावर माइनस आर ओवर एल टी। वी नॉट किस तरफ ले हैं, वी नॉट माइनस वी नॉट ई की पावर माइनस आर ओवर एल टी और आई आर को दूसरी तरफ जो है वो ले जाए। तो यहां से हमारे पास जो है
आई आर बराबर आ जाएगा, वी नॉट को कॉमन कर ले, 1 माइनस ई आर एल ओवर टी, ये चीज आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, आई आर इज इक्वल टू वी नॉट। अब यहां से आई की वैल्यू जो है वो वी नॉट ओवर आर 1 माइनस ई की पावर आर एल ओवर टी के बराबर आ जाएगी। और ये वी नॉट ओवर आर जो है, ये वी नॉट ओवर आर जो ये मैक्सिमम करंट है आई नॉट। ठीक है, तो इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं। इसको आप देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस आर एल ओवर टी। और इसके अंदर जो हमारे पास आर ओवर एल है, सॉरी आर ओवर एल टी। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास एल ओवर आर जो है ये किसी टाइम कांस्टेंट टा के बराबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं आई नॉट 1 माइनस ई टी ओवर टा। ये हमारे पास इक्वेशन जो है ये आ जाएगी। तो टा जो है इसके अंदर ये रिलैक्सेशन टाइम है, यह टाइम कांस्टेंट है सर्किट का, कि इसमें करंट जो है हमारे पास वो एक स्टेडी वैल्यू जो है उसको हासिल करती है, यानी कि करंट स्टेडी होती है इस रिलैक्सेशन टाइम के अंदर। तो अगर हमारे पास टी जो है वो इन्फिनिटी हो तो इस पर आई जो है हमारे पास वो आई नॉट के बराबर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, और इसका अगर आप ग्राफ प्लॉट करें तो ये ग्राफ आप अगर देखें तो ये ग्राफ टी इस तरह करंट राइज कर रही है। ठीक है, यहां पर आके सैचुरेट हो रही है, आई नॉट आई इज इक्वल टू आई नॉट वी नॉट ओवर आर, ये पॉइंट मैक्सिमम है। उसके बाद फिर उससे मजीद जो है वो टाइम के बढ़ने से करंट जो है वो इंक्रीज नहीं हो रही, और इस तरफ करंट है, यानी कि यहाँ पर आकर जो इंक्रीज ऑफ करंट है वो सैचुरेट हो रहा है हमारे पास। तो जो टाइम कांस्टेंट एल ओवर आर है ये लार्ज और सर्किट के लिए, अगर ये टाइम कांस्टेंट लार्ज हो, एल ओवर आर लार्ज हो, तो फिर उस सर्किट को स्टेडी करंट अटेन करने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा। और अगर ये टाइम कांस्टेंट कम होगा तो फिर वो सर्किट जो है वो जल्दी जो है वो स्टेडी करंट को अटेन कर लेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर एल ओवर आर लार्ज है तो एल भी लार्ज, तो एल को लार्ज होना चाहिए और आर को फिर स्मॉल होना चाहिए। ठीक है ना, अगर ये लार्ज है तो एल को लार्ज होना चाहिए और आर को जो है वो स्मॉल होना चाहिए। तो ये हमने पहली एग्जांपल जो है इसकी देख लिया ट्रांजिएंट्स की। ठीक है, सर्किट्स के अंदर कि ट्रांजिएंट्स जो हैं ये आपने देखा है कि एक शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए जो वेरिएशन करंट के अंदर आई है, ठीक है, ये वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ट्रांजिएंट्स क्या है? वेरिएशन इन करंट और वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमने ये ट्रांजिएंट को यहाँ पर स्टडी किया कि वेरिएशन ऑफ करंट देखी है आरएल सर्किट में, और अभी हमने वेरिएशन देखी है कि ग्रोथ जो है करंट की उसको हमने स्टडी किया। ठीक है, तो कल फिर मैं जो है आपको इसके अंदर जो डिके ऑफ करंट जो है उसको पढ़ाऊंगा।
एक दफ़ा फिर सारे स्टूडेंट जो हैं वो ऑनलाइन हो, मैंने आपकी अटेंडेंस लेनी है।